उसको सुनने के बाद इन जिहादियों की रूह कांप गई होगी कि अब होगा क्या, क्योंकि तो वो 184 लोगों की मौत की मनीष जी आज तक कोई जांच नहीं हुई। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यहाँ पे 22 कुएं थे, संभल के अंदर 22 कुएं थे जहाँ कुआं पूजन करते थे हिंदू, उसको इन लोगों ने लूट के एकदम ढक दिया था। इन लोगों की खैर नहीं है कि वो 84 के दंगे जिस समय खोजे जाएंगे तो उनके कातिल खोजे खोजे जाएंगे, जो 184 हिंदुओं को जिन्होंने मारा था और जिन्होंने उनमें से योगी आदित्यनाथ विधानसभा में लगातार 2 दिनों से ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को लग रहा होगा अच्छा है कि वो भाग करके दिल्ली आ गए। मैं बार बार इशारा करता हूं कि अखिलेश विधानसभा छोड़ करके दिल्ली इसीलिए आए हैं ताकि वो योगी की ठुकाई से बच सके। योगी जब विधानसभा में संभल का सच बता रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब जिहादी पाप समझा रहे थे, वामपंथ और कांग्रेस का कलंक बता रहे थे, तो पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश कराहने लगा। अब तो आज की तस्वीरें तो मैं हिल गया। कुछ तस्वीरें ऐसी थी कि मंदिर में भगवान जिहादियों ने अपने घर में ऐसा बनाया है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है वो उसके घर का दीवाल बन गया, वो त्रिशूल उनके घर का दीवाल बन गया, जिससे नफरत करते हैं। कहते हैं ना कि ये भूत परस्ती है। मंदिर जो है उनके घरों का दीवाल बन गया और ऐसा इंक्रोचमेंट अवैध कब्जा किया। और सुप्रीम कोर्ट से जाकर के रुकवाई करते हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन योगी आज दूसरी पारी खेल रहे थे। इन सब के बीच भी कांग्रेस का पाप, प्रियंका वाड्रा का पाप, और ये बता रहे थे कि इस तरह का भारत में सनातन पर पाप हो रहा है और ये फिलिस्तीन पर नाच रही है। नहीं मनीष जी, योगी तो अब दूसरे मूड में पूरी तरह से आ गए हैं और योगी बाबा ने आज एक और आदेश दिया है और उसको सुनने के बाद इन जिहादियों की रूह कांप गई होगी कि अब होगा क्या, क्योंकि उन्होंने सन 78 में जो दंगल में संभल में जो दंगा हुआ था जिसमें 184 हिंदू कत्ल कर दिए गए थे, 24 हिंदुओं को एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया गया था और उनके उस आदेश के बाद ये सब नंगे हो गए मनीष जी कि आपको ताजुब होगा, इतना लोमहर्षक दंगा, 184 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग इकट्ठे जिंदा जला दिए गए। जिन वैस की कल वो हम लोगों ने वीडियो सुनवाया था कि वो पैसा देते थे तो उनके हाथ काटे गए, पैर काटे गए, बाद में गला काट दिया गया और फिर जिंदा जला दिया गया 24 लोगों के साथ। तो वो 184 लोगों की मौत की मनीष जी आज तक कोई जांच नहीं हुई। संभल के उस दंगे के 184 हिंदुओं की हत्या के लिए आज तक किसी को सजा नहीं हुई, कोई हत्यारा उसमें चिन्हित ही नहीं हुआ। लेकिन योगी बाबा ने दोबारा फाइल मंगवाई है और संभल दंगे की जांच के पुनः आदेश दिए हैं। तो वो संभल दंगे की जांच की जो पुनः आदेश है, दर्शक उसको समझें, क्योंकि हम लोग जिस मंदिर के भी मनीष जी बात कर रहे हैं वो तो एक मंदिर है मनीष जी। कल मैंने कहा था कि 3 मंदिर और हैं जो अभी लापता हैं, उनमें से एक मंदिर आज मिला है। तो अब वहां पे मंदिर हो गए 2, जो वही किसी मुल्ले ने अपना वहां मकान बना के दुकान सब बना ली थी और उस मंदिर को ढक दिया था, तो उसको आज प्रशासन ने खोजा है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यहाँ पे 22 कुएं थे, संभल के अंदर 22 कुएं थे जहां कुआं पूजन करते थे हिंदू, उसको इन लोगों ने लूट के एकदम ढक दिया था। तो उन 22 कुओं की खोज होगी और वो 2 मंदिर हो गए, मेरे ख्याल से अभी 2 और मिलेंगे। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 24 मंदिर यहाँ पर थे इस इलाके के अंदर, जिसको इन मुल्लों ने लूट लिया, जिहादियों ने पाकिस्तान बना दिया उसको। तो उसके साथ ही साथ अब वो जो 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी उनकी अब जांच शुरू होगी और उसमें कोई मरे नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो जिसका एक नाम बड़ा आता है, कोई शफी करके है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का नेता था वो। और वो उसने दंगे की शुरुआत की थी अपने 200-250 लोगों के साथ। उसने बड़ेआम बाजार के अंदर घुसकर हिंदुओं की दुकानें लूटना और उनकी हत्या करना उसने शुरुआत की थी। तो सभी अभी मरा थोड़ी होगा, साला कहीं बैठा ही होगा कहीं ना कहीं किसी और बेस बना के। तो अब इन लोगों की खैर नहीं है कि वो 84 के दंगे जिस समय खोजे जाएंगे तो उनके कातिल खोजे जाएंगे, जो 184 हिंदुओं को जिन्होंने मारा था और जिन्होंने उनमें से 24 लोगों को जिंदा जलाया था। तो ये योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके आने वाले समय में आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और बाकी वहां बुलडोजर चल रहा है, जो लुटेरे हैं उनको पकड़े जा रहे हैं जो बिजली लूट रहे थे। और इसके अलावा आज उन्होंने एक जो बबली में बोला है
कि किस तरह से ये बांग्लादेश का झोला लेके पहुंची थी। जरा अब उसको दिखा दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बिल्कुल, आज योगी उसी मूड में थे। इधर अमित शाह 54 साल के अधेर का सच बता रहे थे, विधानसभा में योगी नई नई आई पिंकी का पाप बता रहे थे कि कैसे वो नौटंकी कर रही थी। निर्माण कार्य कर लीजिए उसे। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी, और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं, और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी बात कह गए। मैं अक्सर जो हम लोग सर एक बात कहते हैं कि जो फिलिस्तीन प्रेमी हैं, उनको पानी वाले जहाज में भर भर करके यूपी में बहुत ज्यादा है, जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान मांगा था, तो फिलिस्तीन को ये ओवैसी भी फुदकता है, उसकी भी दाढ़ी पकड़ के उसी पानी वाले जहाज में डाल करके सबको फिलिस्तीन भेजना चाहिए। जैसे यूपी के नौजवान इजराइल गए, भाई इजराइल प्रेमी यदि हैं, जो इजराइल प्रेमी है वो इजराइल जा रहे हैं, जो फिलिस्तीन प्रेमी है उनको उठा उठा के फिलिस्तीन भेजना चाहिए हमास में भर्ती करने के लिए। तो मुझे लग रहा है सरकार को ये काम गृह मंत्री कर सकते हैं कि उठा के जो बोले इजराइल फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो सबसे पहले पिंकी को उठाए और वो ओवैसी के साथ गठजोड़ करके दोनों का जो है वो गठबिड़ी बांध दे, और उसको दोनों को पहले सबसे पहले नहीं दोनों को भेजे गठबंधन करके। वो कहते ना 7 फेरे लगाने समय जो गठबंधन होते थे, कौन सी पता नहीं कौन सा फेरा लगाएंगे, ये ओवैसी का दाढ़ी और पिंकी का ये बांध करके इनको पानी वाले जहाज से भेज देना चाहिए फिलिस्तीनी। बहुत फिलिस्तीन के प्रेमी हैं ये तो। मनीष जी, जो आज अभी योगी आदित्यनाथ ने आज कहा इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, और इसका जो जिक्र किया कि वो कल फिलिस्तीन का झूला लेके पहुंची थी, तो जरा इसके पीछे की साजिश समझिए कि ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि इजराइल हमारी किस तरह से मदद कर रहा है, हमारे लोगों को यहाँ बांग्लादेश का झूला लेके पहुंची। आज दोबारा आई तो नौटंकी इसने की। इस पर अभी आता हूँ मनीष जी, कि जो देश हमारे यहाँ केवल यूपी से 5600 नौजवान वहां पर नौकरी कर रहे हैं, और अभी योगी आदित्यनाथ ने बताया कि रहना खाना फ्री और साथ में 1.5 लाख रुपए तनख्वाह। तो इस तरह से इजराइल जो हमारी मदद कर रहा है, एक तरह से हमारे नौजवानों को काम दे रहा है, उसके दुश्मन को हम यहाँ पर देश की संसद में झोला लेकर उसका प्रचार कर रहे हैं, उसके गाने गा रहे हैं। तो ये एक तरह से इजराइल के साथ भारत के संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल कहा था कि एक टूल किट है इंटरनेशनल, जो भारत के दुश्मन है उनकी साजिश है इसकी, और ये इसके तहत ये इस औरत ने काम शुरू किया है। लेकिन जरा इसको दर्शक इस बात को ध्यान रखें कि आज ये बांग्लादेश का झोला लेकर पहुंची थी, तो कल क्योंकि इसको बहुत बुरी तरह से गरियाया गया, और इसको पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने थूका इसके ऊपर कि इसको बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आए जो लगातार काटे जा रहे हैं। ये फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए मचलने लगी, मातम करने लगी, लेके उसका ब्रांड एम्बेसडर बन के उसका प्रचार करने लगी। तो आज ये शर्म के मारे बांग्लादेश वाला चेहरा लेकर आज ये अपने उस कल वाले पाप पर पर्दा डालने के लिए आई थी।
उसमें लेकिन मनीष ईसाई जी, करके। लेकिन मनीष जी अब जरा इसकी साजिश समझिए आप हम्म। कि ये आज बांग्लादेश का लेके आई थी, आज इसमें बांग्लादेश हिंदी में क्यों लिखा था? हम्म। इस बात को गौर करिए कि वो जो है पैलेस्टाइन वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और बांग्लादेश वाला संदेश जो है कि और बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई के साथ खड़े हो, उसके साथ उसने ईसाई और जोड़ दिया, और उसके बाद ये हिंदी में क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि दर्शक इस बात को समझें कि पैलेस्टाइन अंग्रेजी में लिखा होने का मतलब है कि वायनाड जो केरल है वहां के मुसलमान इसको समझ लेंगे फिलिस्तीन के लिए लेके आई है, फिलिस्तीन के लिए ये जूझ रही है, और हिंदी केरल में पढ़ी नहीं जाती, कोई मतलब नहीं है, तो इसका चर्चा ना हो। ये इसका ये संदेश था। बांग्लादेश के जिहादी हिंदी नहीं जानते, वहां के मुसलमान हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो वो ना पढ़ पाए, और सबसे खास बात इसका जो वायनाड का वोटर है वो हिंदी नहीं पढ़ पाए। अन्यथा जैसे पैलेस्टाइन लिखा हुआ था, ऐसे बांग्लादेश वाला संदेश भी अंग्रेजी में लिख के लाती। अंग्रेजी हिंदी तो यहाँ के हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, 3 4 5 प्रदेशों के लिए, ये वायनाड के लिए नहीं है। तो ये जानबूझकर वायनाड में वो संदेश नहीं देना चाहती। और सबसे खास बात मनीष जी, जो आज मनमोहन सिंह ने कहा था, कह रहा हूँ, याद करिए, 20 अब तो उसको 20 साल हो गए, 2004 या 2005 में उसने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। तो वही काम तो ये कर रही है कि अगर आज ये क्यों लेके आई बांग्लादेश, ये बांग्लादेश इसको कल क्यों नहीं याद आया, इसको बांग्लादेश पहले क्यों नहीं याद आया? इसको जब जब इसको किसी के दुख पे मातम करना था, अत्याचारों के खिलाफ बोलना था, तो इसकी प्राथमिकता में पहले मुसलमान थे, उसके बाद हिंदू। यानी अगर लड़ाई होगी तो ये पहले मुसलमानों की बात करेगी, उसके बाद हिंदुओं की बात करेगी, वो भी बहुत जब कोसा और गरियाया गया इसको, तब इसको शर्म आई। लेकिन ये इनका आज का इतिहास नहीं है मनीष जी, इस गांधी परिवार का इतिहास रहा है किस तरह से मुसलमानों को पैरों में लूटो, और हिंदुस्तान का भले वो दुश्मन हो, हम उसी की चमचागिरी करेंगे। अब आपको एक किस्सा बता देता हूँ, दर्शक भी जरा इसको ध्यान से सुने, कुछ लोगों को मालूम होगा। ये प्रियंका गांधी जाकर जो जिस तरह से फिलिस्तीन की चरण वंदना कर रही है, ये पहली महिला नहीं है इस गांधी परिवार की। इससे पहले इंदिरा गांधी ने, और आपको ताजुब होगा मनीष जी कि यासिर अराफात को 103 देशों ने, दुनिया के 103 देशों ने दुर्दांत आतंकवादी घोषित कर रखा था। उसके ऊपर दसियों लाख डॉलर के उसका सर में ऊपर उसके ऊपर इनाम था, और तब बुलाकर इंदिरा गांधी ने यहाँ पे उसको गांधी शांति पुरस्कार सौंपा था, और उसको इनाम में 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की राशि इनाम में दी थी, साथ में सोने का कोई बहुत बड़ा तमगा उमगा भी दिया था। तो ये कुकर्म कर रही थी इंदिरा गांधी। और कुकर्म क्यों कर रहा हूँ, अभी आगे आपको और समझ में आ जाएगा कि जिस समय जिसको 103 देशों ने आतंकवादी बना रखा, उसको इंदिरा गांधी यहाँ बुलाकर गांधी पुरस्कार से सम्मानित कर रही थी, गांधी शांति पुरस्कार से, और सोने का राड आट का बना के उसने को दिया था कि वो हरामखोर, वो आतंकवादी, वो मनीष जी यहाँ से पुरस्कार लेकर गया, और उसके बाद OIC की मीटिंग, जो क्या उसका पूरा फुल फॉर्म है, जो मुसलमानों की 57 देशों के संगठन है, ओ से उसका क्या पूरा मैं भूल रहा हूँ इस समय, कि वो उसकी OIC की मीटिंग में गया, और वहां पर उसने बयान दिया मनीष जी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, और कश्मीर अगर कश्मीर के लिए पाकिस्तान लड़ेगा तो हमारे लड़ाके, यानी वो आतंकवादी को जो फौज पाले हुए था, वो पाकिस्तान के लिए की तरफ से पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ये उसने कुकर्म किया था, जब उसको इंदिरा गांधी ने बाकायदे बुला के पूरा पुरस्कार दिया था। और जरा मतलब पाप, मैंने कहा ना, ये पाप को नया थोड़ी कर रही, इसका खून में है इस तरह का पाप, भारत के विरोध का पाप, भारत द्रोहियों को सम्मानित करने के बाद उनकी चमचागिरी करने का पाप, कि उसके बाद मनीष जी, उसके बाद भी ये नहीं मानी। और उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो राजीव गांधी ने उसको फिर बुलाया हिंदुस्तान, राजीव गांधी ने फिर उसको सम्मानित किया कोई पुरस्कार देकर। और मनीष जी मतलब सर जो है शर्म से झुक जाता है कि इजराइल को तो ये गाली देते रहे, इजराइल के साथ इन्होंने किसी प्रकार के संबंध नहीं रखे, और उसको इन्होंने बोइंग 007 जो जेट विमान होता है, वो राजीव गांधी ने गिफ्ट किया था यासिर अराफात को, जो 103 देशों द्वारा वांटेड आतंकवादी था। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि इंदिरा गांधी मारी गई वो, और राजीव गांधी मारे गए वो, ये एक दुखद मौत तो हो सकती है, ये शहीद कतई नहीं है। ये आतंकवादियों को पालते थे, बवाली गुंडों को पालते थे, भिंडरा वाले को पाला तो इंदिरा गांधी मर गई, प्रभाकरन को पाला तो राजीव गांधी मर गए,
ये इन्हीं के पाले हुए गुंडे थे, इन्हीं के पाले हुए सांप थे जिन्होंने इनको डसा। यासिर अराफात को जरा शर्म नहीं आई कि वो आदमी खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए कह रहा है कि हम लड़ेंगे, हमारे गुंडे लड़ेंगे। और उसको बुलाकर 007 जो बोइंग का जेट था वो एक तरह से राजीव गांधी ने गिफ्ट किया था जिस समय प्रधानमंत्री था। क्यों किया था? वो यासिर अराफात से इनका कोई मतलब नहीं था मनीष जी। वो जो यहाँ बैठे हैं, जिनके जिनके बाप दादे ने पाकिस्तान बनवाया था, जो कराची में पानी बरसे तो यहाँ छाता लगा लेते हैं, उनका वोट इनको मिलता रहे, उनका वोट इनके पास आता रहे, इसलिए ये कुकर्म इंदिरा गांधी भी कर रही थी, यही कुकर्म राजीव गांधी कर रहा था, और यही कुकर्म आज प्रियंका गांधी फिर कर रही है। और मैंने आपको बड़ी महीन चीज बताई जिसपे लोगों का ध्यान नहीं किया होगा कि पैलेस्टाइन लिखा हुआ झोला तो अंग्रेजी में है, लेकिन बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ईसाई भी लिखे है, वो झोला हिंदी में है, ताकि वायनाड में हिंदी नहीं पढ़ी जाएगी, वो अंग्रेजी में तो पढ़ लेंगे टूटी फूटी कहीं अड़ोसी पड़ोसी से, वो हिंदी। तो ये अपने आप में हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए आज जब ये आई तो इसने एक तरह से कटे पे नमक डाला, जले पे नमक डाला हिंदुओं के। तो पहली बात तो इसने बड़ा साफ कर दिया कि इसकी नजर में हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक हैं, उनका अधिकार दोयम दर्जे का है। अगर इसको आवाज उठानी तो कल ये आती बांग्लादेश का लेकर, आ जाती फिलिस्तीन का लेकर। कल इसको बांग्लादेश क्यों नहीं याद आया? ये सवाल तो इस बात का है। आज इसको इसलिए याद आया कल जब पूरे ये देश अब बदल चुका है, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने का देश नहीं है। कल जब ये फिलिस्तीन का झोला लेकर नाच रही थी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गालियां भी उतनी पड़ रही थी। इसको पूरी तरह से इसके बाप दादों का इतिहास लोग याद दिला रहे थे। तब इसको लगा कि नहीं इधर भी कुछ नाटक कर ले, तो ये हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए झोला लेकर आई थी। हिंदुओं के लिए नहीं सर, उसमें ईसाई लिखा हुआ है। अब सोचिए कि बांग्लादेश में कितने ईसाई मारे गए हैं। इसका अपना ईसाई जग गया, ये साबित कर गई कि इसके अंदर का जो ईसाई जग गया, जो इसके माँ का जो ईसा से जो आया हुआ इसका संस्कार है, वो जग गया इसके लिए। ये है इनका दोगलापन, ये है इनका हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही चरित्र। ये बदल नहीं सकता। ये सनातन द्रोही चरित्र इसकी नानी दादी का था, इसके बाप का था, और इसका भी है। तो ये अपने उसी परंपरा का चल रही। मैंने यासिर अराफात से बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि उस आतंकवादी को बुलाकर इंदिरा गांधी सम्मान दे रही, इसको बुलाकर सम्मान दे रहा राजीव गांधी, जहाज प्रदान कर रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है। तो किस लिए दे रहा था? वो केवल यहाँ के वो जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता जो साले साइकिल पे चलने लायक नहीं, उनको खुश करने के लिए यासिर अराफात को वो जहाज गिफ्ट कर रहा था। तो ये इस घर का, इस परिवार का एक चरित्र है। बिल्कुल, और इसीलिए इनको समझाया जा रहा है। जिस तरह से भी अयोध्या का राजा, नकली राजा को लेकर कूद रहे थे ना, अब योगी समझा रहे कि देश जग गया। और इसीलिए बार बार कुंदरकी क्यों याद दिला रहे हैं। कुंदरकी में तो 60-70% मुसलमान था। तो इसका मतलब है हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है। और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए इसके लिए अनेक सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा
उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में, खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। आखिर में क्यों चिपका गए? इतना बढ़िया सब कुछ बता करके कुंदरकी क्यों चिपका गए? कुदरकी में तो मुंह दिखाने लायक नहीं है ना, असल में वहाँ 65-70% मुसलमान है और उन्होंने एक तरफा वोट भाजपा को दिया है। तो वो तो मेरी भी समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि खेल क्या है, लेकिन वो उसको जोर जबरदस्ती कुछ कह नहीं सकते, तो अब ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के पास ज्यादा सूचनाएं होंगी क्यों है, क्यों इस तरह की वोटिंग हुई। तो वो उस कुदरकी इनको हमेशा याद दिलाते हैं कि कुदरकी में जाकर अपना चेहरा देखो। और लेकिन अब जो संभल में कार्रवाई होने जा रही है मनीष जी, वो संभल लोकसभा सीट की ही एक सीट है, वो भी कुदरकी भी उसी के उसके अंतर्गत जो 5 सीटें आती उन्हीं में से एक है कि संभल का जो सच आने वाला है सामने, और जो अब जो दंगे का सच सामने आएगा, और इस दंगे का नहीं, ये 46 साल पहले सन 78 के दंगे का, तो निश्चित तौर पर वहां का भी समीकरण बदलेगा। और उसका एक संकेत योगी आदित्यनाथ कल के अपने उसमें दे चुके हैं कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमानों के बीच की गुंडई थी, उनका झगड़ा था। और देसी और विदेशी मुसलमान जिसको ये हमेशा ढकते रहे, कहते रहे वहां कोई बात नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। तो कल योगी आदित्यनाथ ने उस पर कहा था और आज उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। तो यूपी अब बड़े दूसरे दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में हम लोग उसको देखेंगे। बिल्कुल, विराल पटेल जी हैं, ये तो मुझे लगता है यूरोपीय देशों से हैं। ये कह रहे हैं जो इस चैनल पे जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मनीष जी और सतीश जी को प्रणाम, बहुत आभार आप सबका। पीड़ित जी करे सर, देखा बुरा लगता है कि कई पढ़े लिखे जानकार भी पाड़ा को बेहद निष्पक्ष और ईमानदार मानते, जबकि खैराती व्यवहार साफ दिखता है। अब मुझे भी लगता है अभी तक चूंकि इस कदर ये लोग नैरेटिव गढ़ते हैं, इस सच को, इन लोगों के सच को समझना बहुत जरूरी है। ऋतिक जी प्रणाम आप दोनों को। जब भारत ने म्यांमार को केवल आलू भेजा है, इतने पे ही म्यांमार की सेना बांग्लादेश में आतिशबाजी शुरू हो गई।